हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ही स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं हूँ शोभित पांडे और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने करियर मेकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल सीएमए धौलपुर में। और आज अपन का टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डरना नहीं है, बहुत कॉम्पैटिबली अपन इसको पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल है, बहुत स्मूथली समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता था। डिफरेंशिएशन वाई और एक्स एक्सिस के बीच के ग्राफ का स्लोप होता था। अगर एक्स और वाई के बीच में कोई कर्व है और आप मुझसे पूछते हो कि इस कर्व का जो रिजल्टेंट है, ये एरो, ये कितने एंगल पर है, तो इसका जो स्लोप होता है टेन थीटा, वो होता है डी वाई बाई डी एक्स। बेसिकली अगर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखें तो ज्यादा सही रहेगा, पर क्योंकि लिमिट थी कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा चेंज होता है, इसलिए फिर आप उसको डी वाई बाई डी एक्स लिखने लगे। तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स कर्व। अब अपन अगर बात करें व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व ऑफ वाई वर्सेस एक्स। वाई और एक्स के ग्राफ का एरिया कितना होगा। एरिया से मतलब सर जैसे ये कर्व है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये एरिया कितना एरिया पोजीशन में ले रहा है, ये कर्व जो है ये कितने एरिया को अपने अंदर समेटे हुए है, इसको निकालना है। सर नॉट अ बिग डील, इट्स लाइक अ ट्रायंगल, तो मैं हाफ बेस इनटू हाइट ले सकता हूं, आ जाएगा आंसर। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों, आ जाएगा आंसर। अगर मैं कहूं आपसे कि y वर्सेस x का ये कर्व है और इस तरीके से रिजल्ट जा रहा है, तो आप कहोगे सर इट्स ऑल्सो नॉट अ बिग डील, ये देखिए लाइक अ स्क्वायर, तो मैं साइड स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लूंगा और ये आंसर आ जाएगा। क्लास ऐसे आंसर निकालना आसान है, बट अगर जो ग्राफ है उसका रिजल्टेंट कर्व्ड हुआ लाइक इस तरीके का, अब आप इसका एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे। एक्चुअल में ये टेक्निक इंजीनियरिंग के लिए है। जैसे कोई ब्रिज बनता है, कोई गेट का आर्क बनता है, तो कितना एरिया चाहिए उसको, तो वहां से इंटीग्रेशन आता है। और मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगा, जिस वीडियो में बहुत मूलभूत बातें बताऊंगा, जस्ट इसके बाद वो अपलोड करूंगा। दोनों वीडियो से आप इसका अर्थ समझेंगे कि व्हाई इंटीग्रेशन इज नीडेड फॉर अस। तो इस कर्व को क्या करने वाले हैं, इस कर्व का एरिया अंडर द कर्व नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कोई रेगुलर शेप नहीं है। अगर रेगुलर शेप स्क्वायर, ट्रायंगल, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता तो निकाला जा सकता था। प्रॉब्लम ये है कि इसका एरिया अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो मैं कैसे निकालता घूमूंगा सर, ये कैसे निकालूं, ये वाला एरिया कैसे निकालूं, यहां से लेकर यहां तक का एरिया कैसे निकालूं। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था। यहां से आता है इंटीग्रेशन। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये आपको मैं मैथमेटिकली सिखा रहा हूं। लॉजिकली एक और तरीका है, वो भी बताऊंगा। तो मैथमेटिकली क्या किया जाता है, जैसे कि मेरे को ये एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे ग्राफ को छोटे छोटे स्ट्रिप में बांटते हैं, इन टुकड़ों में बांटते हैं। इसका जो लेंथ है मान के चलिए वो वाई एक्सिस पर है, तो ये y1 है, y1, और इसकी जो चौड़ाई है ये dx है, क्योंकि ये x एक्सिस पर है। इसी प्रकार से ये जो लेंथ है ये मान लीजिए y2 है, और ये डिस्टेंस भी dx है। इस तरीके से हर छोटा छोटा टुकड़ा आप स्ट्रिप का निकाल लीजिए। इसका रेक्टेंगल और एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप कहोगे सर y इंटू डी एक्स, y1 इंटू डी एक्स, प्लस ऐसे ही इसका निकल जाएगा y2 इंटू डी एक्स, प्लस ऐसे ही y3 इंटू डी एक्स। आप कहोगे सर ये तो कई सारे हो सकते हैं, तो बिल्कुल बच्चों ये कई सारे हो सकते हैं, इसलिए सबको ऐड करने के लिए मैं समेशन का यूज करता हूं। समेशन y डॉट डी एक्स, और इस 1 2 3 जो चीज चेंज हो रही है उसको अपन i लिख देते हैं। i1 से लेके i कहां तक जाएगा साहब, n तक जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझे मैंने क्या किया,
एक कर्व्ड स्ट्रक्चर था, उसमें कई सारी छोटी छोटी स्ट्रिप मान ली, वो स्ट्रिप मेरे को रेक्टेंगुलर सी दिख रही थी, तो लेंथ इनटू ब्रेथ करके मैंने उसका एरिया निकाला। ऐसी अलग अलग का एरिया निकाला, उनको जोड़ दो टोटल एरिया आ जाना चाहिए था। पर बच्चों यहाँ पर एक डाउट है। क्या डाउट है? आपके मन में भी आया होगा कि सर ये स्ट्रिप पूरी तरीके से रेक्टेंगल नहीं है। ये देखिए आप, ये कुछ छूटा हुआ भाग है, ये है सर रेक्टेंगल। तो ये छूटा हुआ भाग का तो सर आपने कुछ गौर किया नहीं। जैसे अगर मैं इसके आगे ये स्ट्रिप लेता हूं, ये तो देखिए आप इतने का एरिया तो निकाल लोगे क्योंकि यही रेक्टेंगल दिख रहा है। इसका क्या करोगे सर? इसलिए ये स्कीम अपनी फेल हो गई। तो समेशन का बड़ा भाई आता है। फिर समेशन के बड़े भाई ने कहा मैं करूंगा प्रॉब्लम सॉल्व, दिस इज द सम ऑफ कर्व्ड सरफेस। आप इसका सिंबल देखो, ये कर्व्ड है। तो समेशन की जगह इंटीग्रेशन यूज किया गया y डॉट dx का। समझ रहे हैं क्लास आप लोग कि y डॉट dx के आगे इंटीग्रेशन का सिंबल बताता है कि एरिया निकालना तो वही है, बट इस बार एरिया कर्व है। तो ये है इंटीग्रेशन की एक्चुअल बिल्कुल बेसिक बात कि इंटीग्रेशन कर्व एरिया का कर्व ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होता है। तो कर्व ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व है इंटीग्रेशन। अदरवाइज अपन के पास जनरल मेथड है, अपन उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया तो इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक फॉर्मूले अपन को पढ़ने पड़ेंगे क्लास। तो आइए बेसिक बात करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की कैसे शुरुआत होती है। दो बेसिक फॉर्मूले हैं, ये क्लास शुरू करते हैं अपन अपना इंटीग्रेशन का प्रोसेस। देखिए आप जानते हैं इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है x या x² + 1 या कोई सा भी फंक्शन हो सकता है। पहले तो इस फंक्शन के बारे में दोबारा समझिए। यहां पर आप कहोगे y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y अलग अलग वैल्यू देगा। आप x को 0 रखें y 1 देगा, आप x को 1 रखें y आपको 2 दे देगा। तो अलग अलग वैल्यू ऑफ x प्रोवाइड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। तो बहुत सिंपल सा अपन का ऑब्जेक्टिव है। तो अपन को यहां पर समझ में आ रहा है कि जो x है वो बेसिकली वेरिएबल है और x के हिसाब से y वेरी करता है। तो मैंने लिखा जैसे y डॉट dx। तो आप समझिए आपको अगले स्टेप में ये y लिखना पड़ेगा क्योंकि y क्या है? फंक्शन है और dx क्या है? डिफरेंशियल एलिमेंट है। और आसान भाषा में ये वो इंडिकेटर है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि y के अंदर कौन सी चीज चेंज हो रही है। समझ गए बच्चों? अगला स्टेप आपको y की वैल्यू लिखना होता है x² + 1 डॉट ये वाला dx। तो इस तरीके से अपन फंक्शन का यूज करेंगे। पर ये आगे की कहानी है, पहले अपन और फंडामेंटल पे बात करते हैं। अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है y = x⁴n, शुरुआत ऐसे ही की जाती है जैसे यहां पर x² है, यहां पर है y = x⁴n। तो मैंने लिखा x⁴n डॉट dx। इसका सिंपल सा आंसर होता है x⁴n + 1/n + 1 + c। जो भी x की पावर है वो 1 से बढ़ जाती है और नीचे वो भी 1 से बढ़ जाती है। पावर ऊपर 1 से बढ़ जाती है और नीचे टोटल वैल्यू 1 से बढ़ जाती है। जैसे x⁴n है तो x⁴n + 1/n + 1। देखिए इंटीग्रेशन को आप हमको ऐसे समझना है जैसा अभी मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना है। जैसे मान के चलिए आप एक कप में चाय पी रहे थे, तो ये आपका एक फंक्शन है। आपका ये पूरा का पूरा फंक्शन, मान के चलिए आपके हाथ से कप टूट गया तो उसके कई सारे टुकड़े हो गए। इसको कहते हैं हर टुकड़े को dx। टूट गया ना, डिफरेंशिएट हो गया, छोटे छोटे पार्ट में बट गया, डिफरेंशिएशन हो गया। फिर आप बाजार गए भाग के, आप एक फेविकॉल लाए या फेविक्विक लाए और आपने वापस से इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना स्टार्ट किया। तो आपने वापस क्या करना स्टार्ट किया? dx को जोड़ना स्टार्ट किया। इसी को इंटीग्रेट करना कहते हैं। इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा कर देना। तो वापस आपने क्या बना दिया? कप बना दिया। समझ गए बच्चों? तो अपन को क्या करना है?
जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ोगे तो वो बढ़ जाएंगे तो जो पावर है वो भी बढ़ जाती है। आप समझ रहे हो पावर 1 से बड़ी क्यों हुई है? एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो जो पावर थी वो एक से बढ़ गई। जब तक यहां पर कोई लिमिट नहीं लगी हो बच्चों, लिमिट, ये कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट का मतलब है कि कुछ डेफिनेट नहीं है। क्या डेफिनेट नहीं है सर? बच्चों यहां पर क्या चेंज हो रहा था? एक्स, देखिए क्या चेंज हो रहा है? एक्स। सर एक्स कहां से कहां तक चेंज हो रहा था? नहीं पता, इट इज इनडेफिनेट। एक्स चेंज हो रहा है इतना पता है, कहां से कहां तक और कितना ये नहीं पता, तो इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। इसलिए इसका फाइनल आंसर भी वेरिएबल्स की टर्म में आता है। और अगर अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो उसका आंसर डेफिनेट आएगा। डेफिनेट मतलब फिक्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसलिए यहां पर सी लगा दिया जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो इनडेफिनेट क्या हो गया? इट इज नॉट डेफिनेट कि कहां से कहां तक एक्स चेंज हो रहा है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें पता होता है कि एक्स चेंज कहां से कहां तक हो रहा है, बिकॉज वी हैव सम लोअर लिमिट एंड वी हैव सम अपर लिमिट, कि सर एक्स 0 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3 ऐसे चेंज हो रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? इसका एक आध एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, लाइक एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। और एक चीज समझिए बात को, एक रूल ये है, फर्स्ट रूल ऑफ, बहुत फंडामेंटल रूल है कि फंक्शन के संग डिफरेंशियल एलिमेंट होना ही चाहिए। मैं आपको एक चीज को समझाता हूं। देखिए रूल ये है कि जैसे y डॉट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैं कह रहा हूं y डॉट dx, तो y के अंदर x ही होना चाहिए। जो चीज ये इंडिकेट कर रहा है वो चीज y के अंदर होनी चाहिए, तब आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर आपके पास लिखा हुआ है टी स्क्वायर और फिर आप कहते हैं dx, तो बच्चों ये गलत है। इसमें फिर दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इस dx को dt में बदलिए, या फिर आप इस टी स्क्वायर को x में बदलिए। कंपेटिबल करना पड़ेगा। मतलब आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जिसका दूल्हा उसी की बारात। ऐसा नहीं कि सब दूल्हा तो इस घर का है, बारात उस घर की, और दोनों एक ही द्वार पर पहुंच गए कि साहब मैं फलाने द्वार से आया हूं पर बारात मेरी नहीं है, बारात कोई और है, तो समझ जाओ रायता फैल गया। तो क्या रूल है? जिसका दूल्हा उसी की बारात, ये बेमेल काम नहीं चलेगा। समझ गए? तो अपन को याद रखना पड़ेगा साहब, बारात एक्स की है तो बाराती भी एक्स के होंगे, है ना? तो बाराती जो होंगे वही दूल्हा भी होगा। एक ही घर के हैं, सब अलग चलग नहीं चलेगा। तो आपने y डॉट dx के बाद क्या किया? y की जगह लिखा बच्चों एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब आप इसमें n कितना है? n है सर 2। तो आपके पास जो ऊपर फॉर्मूला टिमटिमा रहा है उसमें वैल्यू रखो। क्या टिमटिमा रहा है साहब? x की जो भी पावर है वो एक से बढ़ जाती है, तो x की जो भी पावर है वो एक से बढ़ जाएगी, और नीचे n प्लस 1 आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो आपके पास इस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन होने वाला है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है बच्चों, एक इंटीग्रेशन और लीजिए, लाइक एक्स क्यूब डॉट डी एक्स, या कुछ एक्स की पावर 5/2 ले लीजिए। चलिए एक्स की पावर 5/2, तो एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, तो एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7/2, ये आपका प्लस सी के साथ आंसर। और एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, एक्स की पावर 7/2 प्लस सी। समझ रहे हैं बच्चों आप कैसे इसके आंसर आते हैं? इसको आप फोटो खींच लीजिए इसकी। हटा दें इसको, और बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स हैं वो करते हैं अब अपन। कुछ चीजें आपको बड़ी सिंपल सी लगेंगी, कुछ चीजें आपको एक बार रिपीट करके देखना पड़ेगा वीडियो को कि क्या हो गया, पर ओवरऑल काम चल जाएगा आपका हर प्रकार से। देखिए अगर मैं कहता हूं रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा,
तो आप कहेंगे सर रूट एक्स को पहले अच्छी तरह लिखो, रूट एक्स तो हमें डरावना सा लगता है। तो रूट एक्स के ऊपरी कपड़े हटा दिए बारात वाले और घर के कपड़ों में ले आए एक्स की पावर 1/2। तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। चाहे तो आप यहां पर छोड़ दें, पर अगर आप चाहते हैं कि इसको और सजावटी कपड़ों में रखें तो घर के कपड़े में आंसर आया है, बारात में भी तो ले जाना है इसे। तो इस 2 को ऊपर ले गए 2/3, और x की पावर 3/2 को मैं x की पावर 1 और x की पावर 1/2 लिख सकता हूं ना, क्योंकि x की पावर 1 और x की पावर 1/2 बेस सेम है तो पावर जुड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 और 1/2 जुड़ेगा तो 3/2 हो जाएगा। तो इसको जब ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको उल्टा भी तो लिखा जा सकता है ना। तो x की पावर 3/2 को ऐसे तोड़ा और ऐसे लिख दिया, x की पावर 1 तो x और ये x की पावर 1/2 रूट x। अब ये बाराती सा लग रहा है, कह रहे कुछ टफ है, यार तो हलवा टाइप का लग रहा था। ठीक है क्लास, अब आप समझिए। हाँ, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया उसमें कंडीशन दी है, तो आप अपने नोट्स में वो कंडीशन लिखें। जो मैंने लिखा x की पावर n डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। ये एक तरीके का रूल है कि जहां पर n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। n क्या नहीं होना चाहिए, -1। क्योंकि देखिए आप लोगों ने बेसिक ही पढ़ा है कि कभी भी कोई भी फंक्शन में वो वैल्यू नहीं रखनी चाहिए जिस वैल्यू को रखते हुए फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। पढ़ा है क्या? मैं आपको कोई ऐसी मिठाई खिलाना चाहूंगा जिसको खाकर आप अनडिफाइन हो जाए। अनडिफाइन समझ रहे हो, आत्मा से परमात्मा का मिलन। नहीं, हमें ऐसी मिठाई नहीं खानी। इसमें क्या है, जैसे ही आप n को -1 रखते हैं तो नीचे -1 प्लस 1 0, एनीथिंग अपॉन 0 बिकम अनडिफाइंड। तो आप पर n, ये फॉर्मूला जब तक काम करेगा जब तक n क्या ना हो, -1 ना हो। -1 होते ही ये फॉर्मूला काम का नहीं रहेगा। तो ऐसी एक आध ही जगह है जहां पर ये नौबत आएगी, उसको भी देख लेते हैं। जैसे 1/x डॉट dx, कहां है सर वो नौबत? नहीं है ये भी। देखो x की पावर कितनी है, 1। जब आप इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे इट बिकम -1। अब इसको और इसको कंपेयर करो, n की जगह क्या है, -1। अब इस तरीके से काम नहीं चलेगा, तो फिर क्या चलेगा सर? तो सर इसका डायरेक्ट आंसर लिखोगे आप log e बेस mod x प्लस c। log x भी बोल सकते हो, डायरेक्ट आसान भाषा में बोलोगे तो क्या बोलोगे, log x। समझ रहे हो क्लास? अब इसको मैं आपको अलग तरीके से भी समझाता हूं। इसकी फोटो खींच लें आप लोग। ठीक है, अच्छा सुनिए जरा, इसको हटाते हैं ना। आप लोगों को मैंने अभी शुरुआत में बोला कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, रिवर्स प्रोसेस है। इस चीज को अच्छे से समझते हैं। 2x डॉट dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डॉट dx हो जाएगा। 2 x की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, आंसर एक्स स्क्वायर। मैं आपसे कहूं कि जरा आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना, क्या आएगा देखें। 2x आएगा सर, किया हुआ है हमारा। 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x। ठीक, किसी का भी उठा के देख लें आप, d अपॉन dx log x। सीख लो, आज बड़े काम की चीज है। क्या आंसर आता है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। मैथमेटिकली करके दिखाऊं, किसी को बताना मत। dx का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किया, d log x 1/x डॉट dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, d log x
1/x.dx। जब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें और फिर इंटीग्रेशन कर दें तो क्या वापस वही चीज आ जाती है? हाँ सर। अरे बच्चों, एक कप था, वो कप है log x, उसको तोड़ दिया, वो हो गया d log x, टुकड़ा हो गया। फिर आपने उनको जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया, वापस से क्या आ जाएगा? log x, आपका कप आ जाएगा। तो जब किसी भी फंक्शन को d के साथ लिख दो और फिर इंटीग्रेट कर दो तो वो वापस वही आ जाता है। तो log x इज टू 1/x.dx का इंटीग्रेशन। नहीं समझे? देखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि x.dx कितना होता है? x.dx होता है सर x² 2 + 3। ठीक है, बढ़िया। x की बजाय सिर्फ dx लिखा। अब बताओ, तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक मेरा तरीका, एक किताब का तरीका। पहले किताब का तरीका देख लो। आपको मानना है कि x की पावर 0 है, क्योंकि इसके बगल में 1 का मल्टीप्लाई तो मान सकते हैं ना। कोई भी चीज कम से कम 1 से तो मल्टीप्लाई होती ही है। तो मान लो dx किससे मल्टीप्लाई हो गया क्लास? 1 से। 1 को क्या लिख सकते हो आप? x की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है। बहुत बढ़िया। x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। तो x की पावर 1/1, यानी कि सिर्फ आंसर कितना है आपका? x। जाहिर सी बात है प्लस c तो रहेगा ही, पर मैं उतना आपको, चलो नहीं पूछो। मेरा तरीका सुनिए। dx, पहले आपके पास एक फंक्शन था x। क्या फंक्शन था आपके पास? एक x। आपने उसको तोड़ दिया, उसके टुकड़े का नाम क्या हो गया? dx। फिर आप कह रहे हो सर मैं तो हर dx को जोड़ूंगा। हर छोटे छोटे dx को जोड़ोगे तो वापस क्या आ जाएगा? x आ जाएगा ना यार। एक कप था आपके पास, कप का नाम है x, तोड़ दिया, dx, छोटे छोटे टुकड़े, वापस जोड़ दिया, इंटीग्रेट किया dx का, क्या आएगा? x आएगा। अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी dy का इंटीग्रेशन y, dt का इंटीग्रेशन t, dw का इंटीग्रेशन w, dx का इंटीग्रेशन x। बहुत ही हलवा, बहुत ही सिंपल टाइप की चीजें हैं। इसका फोटो खींच लो। अब ये समझ में आ गया ना आपको कि मैंने कैसे इसको रिवर्स दिखाया आपको। इसको भी रिवर्स दिखा सकता हूं। कैसे? देखिए जरा। इस इधर लिखते हैं d/dx x² 2x। इस dx को इधर ले जाइए, क्या बचा? d x² 2x.dx, मेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड d x², फिर इंटीग्रेशन। तो x² फंक्शन है, उसको तोड़ दिया, d हो गया, उसको जोड़ दिया, क्या आ जाएगा? x²। तो 2x.dx का इंटीग्रेशन क्या होता है क्लास? x²। क्लियर? इस तरीके से अपन बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको log का आंसर भी मिल गया 1/x, या 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा क्लास। ठीक है? और बाकी याद रखना है, आप इसको उतार लीजिए, हटा दें इसको। तो याद रखना है आपको, जो फंक्शन होगा वही डिफरेंशियल एलिमेंट होगा, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। जिसका डिफरेंशियल एलिमेंट होगा उसी का फंक्शन भी होता है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। जिसका डिफरेंशियल एलिमेंट होता है उसी का फंक्शन भी होता है। x होगा फंक्शन तो dx ही होगा, y होगा तो dy होगा, t होगा तो dt होगा, w होगा तो dw होगा। और अगर कुछ और है, 11th की फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में आएगा आगे चल के कि कुछ और है यहां पर, वो लिखा dy है, तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। या तो y को कन्वर्ट करो, जैसे कि यहां पे y की जगह लिखा होगा p, तो p को y में कन्वर्ट करो, या फिर dy की जगह dp लिखो, तब काम होता है। ठीक है? और कई बार कुछ दूल्हे अकेले निकल पड़ते हैं कोर्ट मैरिज करने, जैसा कोई बारात नहीं है, दूल्हा अकेला ही है। ठीक है? तो इसका आपको पता ही है क्या करना है, निपटेगा अच्छी तरह, इसको डब्ल्यू लिख देना है। ठीक है क्लास, उतार लीजिए। तो आइए अपन शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सर y.dx क्या चेंज हो रहा है? x
चेंज हो रहा है, हो रहा है। सर कहां से कहां तक? तो आप बोलेंगे x1 से x2 तक, या कोई वैल्यू ले लीजिए कि सर x चेंज हो रहा है 0 से लेकर और 2 तक। अब ये समझ में आ रहा है कि हाँ अब आपका फाइनल आंसर आ सकता है। मान के चलिए y है आपका x स्क्वायर, ठीक है क्लास। तो आपने अगले स्टेप में क्या लिखा, y की जगह पर एक्स स्क्वायर डॉट dx, और x की वैल्यू 1 की 0 थी और बाद में फाइनल वैल्यू 2 हो गई। सबसे पहले आप इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन कीजिए, तो x की पावर 2 को लिखेंगे आप x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। कई बच्चे इंटीग्रेशन करने के बाद भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाए रखते हैं, तो बच्चों ऐसा नहीं करना। इंटीग्रेशन का जैसे ही आपने फॉर्मूला रखा ब्रैकेट पे आ जाइए, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो, नहीं तो सीधा आंसर आ ही जाएगा। और आपको अब लिखना है लिमिट 0 से लेकर और 2 तक, और अब प्लस सी नहीं लगेगा। प्लस सी एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए लगाया जाता है, पर क्योंकि वहां नहीं निकलता और यहाँ पे निकल रहा है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब बाई 3। अब क्लास ये बताइए लिमिट किस चीज की है? तो सर लिमिट है एक्स की, एक्स क्यूब, तो यहां एक्स है, नीचे एक्स है क्या? नीचे एक्स नहीं है। ये 3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म में कोई लिमिट नहीं लगने वाली। चेंज क्या हो रहा है? एक्स चेंज हो रहा है। कांस्टेंट तो फिक्स वैल्यूज होती हैं, तो एक कांस्टेंट को आप बाहर निकालिए, 1/3 एक्स क्यूब 0 से 2। अब आप इस एक्स में लिमिट रखिए, इस एक्स में ये 2 अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। क्या फॉर्मूला है क्लास? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये है फॉर्मूला। तो यहां पे जहां x होता है वहां पे अपर लिमिट रखें पहले और फिर लोअर लिमिट, तभी तो चेंज पता लगेगा। फाइनल माइनस इनिशियल तो चेंज होता है, ये है तो चेंज ही। कितना चेंज हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। 1/3 2 का क्यूब 8 माइनस ये 0, आपका आंसर आ गया क्लास 8/3। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आती। एक और एग्जांपल पकड़ते हैं, यहां पर अपन जनरल फॉर्मूला लेकर चलते हैं कोई, जैसे कि इंटीग्रेशन करना है आपको। क्या लें? चलिए x की पावर 5 ले लेते हैं, डॉट dx 1 से लेके 2 तक का इंटीग्रेशन है। तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करिए सबसे पहले, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, 1 से लेके 2 तक, x की पावर 6 अपॉन 6, 1 से लेके 2 तक। ये 6 एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगा x की पावर 6। आपका आंसर 2 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6। देखिए 1 की पावर 6 तो 1 ही होता है, और 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 64। तो 1/6, 64 माइनस 1, 63/6 है क्लास इसका आंसर। आप चाहे तो इसको 3 से काट पीट सकते हैं, पर मेरा काम था आपको इंटीग्रेशन समझाना। आप दोनों की फोटो ले लीजिए ताकि अपन आगे बढ़ सके। हटाए क्लास इसको। अब अगर एक लॉग वाला ले ले आंसर, जैसे 1/x डॉट dx 2 से लेकर 3, तो इसका आंसर होता है log e x, और आपको लिमिट भी लगानी है 2 से लेकर 3 तक। तो log e अपर लिमिट है 3 और लोअर लिमिट है 2। आप ये आराम से छोड़ सकते हो, चाहे तो log की प्रॉपर्टी लगा दें। log की प्रॉपर्टी क्या होती है क्लास? log a माइनस log b को आप लिखते हो log a अपॉन b। तो log e 3/2, ये आपका आंसर है। लिख लीजिए क्लास इसको। हटा। साथ में कुछ चीजें और हैं आप करके जो आपको याद रखनी है, ऐसा रूल याद रखना है कि एक कांस्टेंट टर्म जैसे 3
एक्स स्क्वायर है, कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, ये मैंने डिफरेंशिएशन में आपको बताया था ना कि जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो सिंपली उस कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता है और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, वेरिएबल का। वेरिएबल कौन है, एक्स स्क्वायर है, तो 3 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आपका एक्स क्यूब आता है और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है क्लास, चलिए आगे शुरू करते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं डेफिनेट या इनडेफिनेट कैसा भी इंटीग्रेशन ले लूं, मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाता हूं। अलजेब्रा का मतलब जैसे दो फंक्शन है 2x प्लस या उससे पहले अगर अपन अलजेब्रा से पहले अपन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कुछ और फंक्शन का इंटीग्रेशन भी पढ़ लें, लाइक e की पावर x डॉट dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है। अश्वत्थामा याद है ना, इसकी मृत्यु नहीं होती, ये महाभारत का अश्वत्थामा है। ना डिफरेंशिएशन कुछ बिगाड़ पाया इसका आज तक और ना ही कोई इंटीग्रल इसका कोई बिगाड़ पाया, तो इसका आंसर यही रहता है। अच्छा क्लास, एक चीज और, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो अगर मैं इसको dx को यहां ले जाऊं, d साइन एक्स हो गया, cos x डॉट dx हो गया और दोनों साइड इंटीग्रल लगा दूं, तो साइन के बगल में d लगा है फिर इंटीग्रेशन लगा है, तो साइन को पहले छोटा किया फिर बड़ा किया, तो साइन तो वापस साइन आ गया और ये क्या है, cos x डॉट dx। तो आपको cos x का इंटीग्रेशन मिल गया, cos x डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं cos x का डिफरेंशिएशन करूं, d अपॉन dx cos x का डिफरेंशिएशन होता है क्लास माइनस साइन एक्स, dx को इधर ले गया, d cos x माइनस साइन x डॉट dx और फिर मैं दोनों से इंटीग्रेशन कर दूं, तो cos के बगल में d और उसके बगल में इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, cos x माइनस साइन x। और अगर मैं एक बार और पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस cos x प्लस साइन x डॉट dx, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x आ जाता है। साइन x का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस cos x आ जाता है। कंफ्यूज मत होना क्योंकि डिफरेंशिएशन उल्टा था, डिफरेंशिएशन में साइन का डिफरेंशिएशन प्लस cos था पर साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन था पर cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है। इसी तरीके से आप बाकी के भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मैं tan थीटा का डिफरेंशिएशन बताऊं, याद होगा tan थीटा का डिफरेंशिएशन tan का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा क्लास, tan x हो जाएगा। तो आप समझ गए ये तीन काम के हैं जो मैंने लिखवा दिए, बाकी क्या आप अपने आप एक बार को डिफरेंशिएशन से बाकी के तीन आप निकाल के देखिए और चेक करके बताइएगा सही आ रहा है कि नहीं। तो e की पावर x का आ ही गया है और साइन के, cos के और cosec के मैंने लिखवा दिए, बाकी क्या आप लिख सकते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं tan थीटा वगैरह के, वो मैं निकालना सिखाऊंगा बाद में, अभी उनकी आवश्यकता नहीं है, तब तक आप इसकी फोटो खींच लें। अब अपन बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, तो जैसे कि आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ये आपके पास y है और आपको इंटीग्रेशन करना y डॉट dx, तो आपको लिखना पड़ता है 2x प्लस साइन एक्स डॉट dx। डेफिनेट में भी बता दूंगा और इनडेफिनेट में बता दूंगा, पहले जनरल समझ लो। तो क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन में जो काम किया था वही करना है। क्या किया था,
आपने इसको तोड़ दिया था, दोनों को अलग अलग इंटीग्रल किया था। dx क्योंकि दोनों के साथ लगा हुआ है, देखिए dx किसके साथ लगा हुआ है, y के साथ, y में दोनों है, ये दोनों मिलकर y है, y दोनों है, तो y यानी कि ये प्लस ये, तो दोनों के साथ dx का हिस्सा है ना, तो अपन ने क्या किया, दोनों को dx को बांट दिया। ठीक है क्लास, dx इसके साथ भी dx इसके साथ भी। इसमें सिंपल सा काम है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पटका बाहर, अंदर क्या बचा ये, और साइन एक्स को अभी ऐसे ही लिख दीजिए, या चाहे तो इस स्टेप में इंटीग्रल कर दो। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा क्लास, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स। आंसर प्लस ही, क्योंकि यहां पर कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल क्लियर है क्लास। इसी प्रकार से अगर मैं एक लिमिट वाला आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि कोई लिमिट जैसे 0 से लेकर 1, 2x प्लस रूट एक्स डॉट डी एक्स, तो अलग अलग किया आपने, 2x डॉट डी एक्स प्लस रूट एक्स डॉट डी एक्स। 0 से 1 दोनों के लिए काम करेगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x डॉट डी एक्स, और रूट एक्स को आप क्या लिखोगे, एक्स की पावर, घर के कपड़ों में ले आओ, 0 से 1 0 से 2 x का एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 1 2, ये 2 बाहर आएगा तो कट जाएगा, चलो बाद में काटेंगे, ये 2/3 करके बाहर आ जाएगा, भाई नीचे से ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, x की पावर 3/2, 0 से 1 रख दीजिए, ये 2 से 2 तो कट गया, अपर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, भाई x की जगह क्या रखा, 1 रखा, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 2/3, 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो 1 बचा यहाँ पर क्लास, 2/3 बचा यहाँ पर, 1 बचा यहाँ पर, तो 1 प्लस 2/3 यानी कि 5/3 इसका आंसर है। सीख रहे हैं ना आप लोग, धीरे धीरे प्रैक्टिस 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 सीख रही, हल्के में नहीं लेना है किसी चीज को, पर इतना ओवरबर्डन भी नहीं लेना है कि वो हो नहीं पाए। सिंपल चीज है, आ जाएगी, 2-4 प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर लीजिए, आ जाएगी, उतारिए सब। हो गया क्लास, हटाए इसको, हटाए। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन बता रहा हूं तो एक चीज और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन से रिलेटेड करते हुए है, सिखा देता हूं, सीख लीजिए, काम आएगी आप लोगों के। चेन रूल की तरह है, जैसे चेन रूल होता था डिफरेंशिएशन में, जैसे e की पावर x का इंटीग्रेशन है e की पावर x, ठीक है, प्लस c, कोई कह सकता e की पावर 3x का बताओ, तो मैं आपको बहुत थ्योरम्स में नहीं अटकाता हूं, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। e की पावर 3x का e की पावर 3x, इस 3x का डिवाइड नीचे आएगा 3/1, इस 3x का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा, 3x का डिफरेंशिएशन डिवाइड में आएगा। और अगर मैं आपको इसको कंपेयर करूं डिफरेंशिएशन से, तो e की पावर 3x का 3x, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करते थे तो वो आता था 3। याद आया आप लोगों को, डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई होते थे, चेन रूल 1/1 हर एक का डिफरेंशिएशन होगा। अब यहां पर क्या किया मैंने, डिवाइड बाय 3 आया है, क्यों किया है समझिए, बिल्कुल आप इसको देखिए, इस स्टेप को हटाइए, इसको आंसर में लेकर आइए, e की पावर 3x डॉट 3, डायरेक्ट आंसर तो यही था। अब आप समझिए, इस 3 dx को यहाँ लेके जाइए, d बाई e की पावर 3x, e की पावर 3x डॉट 3 डॉट dx, कुछ नहीं किया है, इस dx को यहां लेकर गया, इस 3 को नीचे लेकर आता हूं, कांस्टेंट है ना इसीलिए, तो d e की पावर 3x बाई 3 इक्वल्स टू e की पावर 3x डॉट dx, और दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, ये 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3, और d और इंटीग्रेशन ये दोनों कट जाएंगे, तो 1/3 e की पावर 3x इज इक्वल्स टू e की पावर 3x डॉट dx। देखिए सेम आंसर आया है क्या आपका,
आप समझ पाए मैंने क्या किया? अरे भाई बहुत सिंपल सा काम किया था। देखिए आपके पास डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x, इसका आंसर क्या है? फिर ई की पावर 3x से ई की पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3, बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूं इसको रिवर्स करते हैं, dx को यहां लेकर गए तो d ई की पावर 3x e की पावर 3x डॉट 3 डॉट dx। तीन एक कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लिया है 1/3 d e की पावर 3x e की पावर 3x डॉट dx। अब जरा दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, e की पावर 3x के बगल में d भी लगा है और बगल में इंटीग्रेशन लगा है, मतलब e की पावर 3x को पहले तोड़ा तोड़ा तो हमारा dx, फिर जोड़ा तो लगा इंटीग्रेशन, तो क्या बच जाता है सिर्फ यहाँ पर e की पावर 3x और यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन e की पावर 3x डॉट dx। वही मैं कह रहा हूं आपको डायरेक्ट समझा दिया मैंने, थ्योरम्स के चक्कर में मत पड़िए। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएशन डिवाइड में। इसी तरीके से और चीज भी समझ लीजिए, इसकी फोटो खींच लीजिए क्योंकि आधार भी पता होना चाहिए। हटा इसको। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि इंटीग्रेशन कीजिए साइन 2x का, सॉरी साइन 2x का, तो साइन का क्या होता है सर? माइनस का कॉस, 2x की जगह 2x। अब इस 2x का डिफरेंशिएशन नीचे, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। आंसर आ गया आपका, ठीक। मैं कहता हूं cos 5x डॉट dx, cos का sin 5x, 5x का 5 डिफरेंशिएशन डिवाइड में नीचे की तरफ। सिंपल सी चीजें क्लास होता रही है। एक एग्जांपल और लेना है, sin x स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx, sin का माइनस का cos x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x, 1 का तो 0 होता है। आंसर हो गया ना सिंपल। कुछ नहीं करना है, थोड़ी चीजें याद रखनी है, कुछ प्रैक्टिस का खेल है। फटाफट फोटो खींचिए। इससे ज्यादा इंटीग्रेशन आपके काम में नहीं आने वाला क्लास 11th में। फिर भी बहुत रेयर केस के लिए 12th क्लास में जो बच्चों पे बायोलॉजी है वो अब दोबारा तो इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, मिन पे मैथ्स है वो तो पढ़ लेंगे, पर 12th क्लास में रेडियो एक्टिविटी में डेरिवेशन आती है हाफ लाइफ मीन लाइफ की, वहां पर आपको u डॉट वी भी यूज करना पड़ता है। तो मैं आपको u डॉट वी सिखा रहा हूं, u डॉट वी का इंटीग्रेशन। u डॉट वी का मतलब जब दो फंक्शन लाइक साइन एक्स डॉट रूट एक्स ये दोनों मल्टीप्लाई में हो और इसका इंटीग्रेशन करना हो, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो u डॉट v का डिफरेंशिएशन पढ़ाया था क्लास मैंने आपको, क्या था? पहले u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए v को कांस्टेंट रखकर, फिर v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए u को कांस्टेंट रखकर, है ना? जिनको नहीं पता वो समझ रहे हैं। u डॉट v का डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है उनको डिफरेंशिएट करना है। पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे वाले को एज इट इज रखा, फिर दूसरे वाले को कर दिया, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखा और इनको जोड़ दिया। पर यहां इतना सिंपल नहीं है। पहले तो यही बड़ी महाभारत हो जाएगी कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने और किसको सेकंड। कारण समझते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट होता है और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। माइनस इंटीग्रेशन करना है, सर इंटीग्रेशन किसका करना है? इंटीग्रेशन हर उस चीज का करना है जो इस डिब्बे के अंदर आएगी। क्या है सर इस डिब्बे के अंदर? d बाई डी एक्स फर्स्ट वाला फंक्शन मल्टीप्लाई d बाई डी एक्स सेकेंड वाला फंक्शन, इंटीग्रेशन। इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन करना होता है। ये क्या है? ये फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई। जो ये मल्टीप्लाई होकर आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है क्लास? इसलिए यहां पर ये तय करना जरूरी है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन, क्योंकि अलग अलग रोल है। तो क्लास ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड, पर हम चूज कैसे करते हैं? तो इसका एक थ्योरम है ILATE करके, आईलेट। इसकी सीक्वेंस में जो पहले आ रहा होगा उसको फर्स्ट मानते हैं, इस सीक्वेंस में जो बाद में आ रहा होगा उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। आई का मतलब होता है इनवर्स,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस तरीके से। एल का मतलब होता है लॉगोमेट्रिक फंक्शन, लॉग एक्स वगैरह। ए मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, रूट एक्स, 1/x, 1, 2, 3, 4, 9, 5/2, कुछ भी। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, sin थीटा। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो पहले आ रहा हो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है क्लास, बहुत सिंपल है। इसका एक बढ़िया क्वेश्चन ये है कि सर log x का आपको इंटीग्रेशन चाहिए, तो देखो log x के बगल में मैं मल्टीप्लाई में 1 मान सकता हूं। अब आप समझदार हैं, देखिए ILATE, लॉग, लॉग आ रहा है दूसरे नंबर पे, और एलजेब्रिक में आते हैं 1 2 3, ये आ रहा है तीसरे नंबर पे। तो पहले कौन आ रहा है? लॉग। तो लॉग हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो मेरे को लिखना पड़ेगा इसको log x डॉट 1 डॉट dx। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो ये u है और ये v है। तो इसका आंसर क्या होगा क्लास? पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखो, रख दिया सर। दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, कर दिया सर। माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, डिब्बा बनाओ, डिब्बा बना दिया सर। डी बाई डी एक्स फर्स्ट वाले फंक्शन का, फर्स्ट वाला फंक्शन कौन है सर? log x है सर। डॉट इंटीग्रेशन सेकंड वाले फंक्शन का 1 डॉट dx लिख दिया सर। log x की जगह log x, x का डिफरेंशिएशन, तो देखो ये 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा dx से, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ dx। तो dx का इंटीग्रेशन x माइनस, अब इस डिब्बे को खोलो, log x का इंटीग्रेशन 1 बाई x, और इस x का मल्टीप्लाई बाई x, भाई 1 डॉट dx, अगेन वही dx, dx का इंटीग्रेशन x, ये कटेगा। तो log x डॉट x माइनस, यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ dx, तो dx का इंटीग्रेशन x, तो आपका आंसर आया log x डॉट x माइनस x, है ना जादू? तो ये था क्लास इंटीग्रेशन मेरी तरफ से। एक और लेक्चर आएगा इंटीग्रेशन का जो आपको बड़ा दिलचस्प लगने वाला है, वो बताएगा इंटीग्रेशन जरूरी क्यों है, इंटीग्रेशन पढ़ता क्यों है। ये कर्व के अंदर एरिया निकालता है ये तो पता पड़ गया, पर मजा नहीं आता। आज की क्लास सिर्फ फॉर्मूलों के लिए थी, इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं बचेगा। फिर भी कोई डाउट है क्लास तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइएगा। कोई परफेक्ट टीचर नहीं होता, सब स्टूडेंट होते हैं, सब अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। किसी भी तरीके से अगर आपको दिक्कत आ रही है इंटीग्रेशन में और हमारी छोटी सी मदद से वो सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी सी बात है। तो ठीक है क्लास, मैं यही इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए।